नमस्कार किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को फसलों में खरपतवार प्रबंधन की जानकारी देंगे, जिसमें खास तौर पर पार्थेनियम प्रबंधन शामिल है। साथ में पूसा संस्थान द्वारा आयोजित पार्थेनियम अवेयरनेस सप्ताह की झलक भी दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। किसान भाइयों, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या गाजर घास या चटक चांदनी एक घास है जो बड़े आक्रामक तरीके से फैलती है। यह एक वर्षीय शाकी पौधा है जो हर तरह के वातावरण में तेजी से उगकर फसलों के साथ साथ मनुष्य और पशुओं के लिए भी गंभीर समस्या बन जाता है। इसका प्रकोप खाद्यान्न फसलों जैसे धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मटर, तिल, अरंडी, गन्ना, बाजरा, मूंगफली, सब्जियों एवं उद्यान फसलों में भी देखा गया है। इस विनाशकारी खरपतवार को समय रहते नियंत्रण में किया जाना चाहिए। इसकी विस्तार से विवरण एवं समाधान बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर टी.के. दास एवं डॉक्टर ऋषिराज। गाजर घास अर्थात पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस ये एक एस्टरेसी कुल का एवं हेलियंथी प्रजाति का एक खरपतवार है और यह एक वर्षीय होता है और साकी और समस्यात्मक है, विषैला होता है और इससे एलर्जी होती है। नेशनल इन्वेसिव स्पीसीज काउंसिल 2001 के अनुसार इसको एलीन इन्वेसिव स्पीसीज अर्थात विदेशी आक्रमणशील खरपतवार की श्रेणी में रखा गया है। इस खरपतवार को स्ट्रे बीड के नाम से भी जानते हैं, आवारा खरपतवार के नाम से भी जानते हैं। तो पहले देखा गया था ये जो खरपतवार है ये मुख्य रूप से हमारे जो नॉन क्रॉप एरिया है जिसमें हम फसल नहीं लगाते हैं उन क्षेत्रों में, जैसे हमारी जो नालियां हैं उनके किनारे, नदियों के किनारे और रोड के किनारे, रेलवे ट्रैक के आसपास, खेल के मैदानों में मुख्य रूप से ये पाया जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में ये देखा गया है ये जो खरपतवार है हमारी जो फसलें हैं उनके साथ उगने लगा है और बहुत ही फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा है। अगर हम इसके नामों की बात करें, इसके कई क्षेत्रीय नाम हैं, जैसे भारतवर्ष में इसको हम गाजर घास के नाम से भी जानते हैं, सफ़ेद टोपी के नाम से भी जानते हैं, कांग्रेस घास के भी नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको पार्थेनियम बीड के नाम से जाना जाता है। अगर हम ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसकी उत्पत्ति और विस्तार की बात करें तो ये जो खरपतवार है सर्वप्रथम हमारे देश में जो उष्णकटिबंधीय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और भारतवर्ष में ये जो खरपतवार है 1955 में मेलोग्रेन जो ज्वार का बीज है उसके साथ आया और ये पुणे में, हमारे जो महाराष्ट्र राज्य में स्थान है, वहाँ पे इसको सबसे पहले देखा गया। उसके उपरांत जो अमेरिका से हमारे भारतवर्ष में जो गेहूं की जो बीज आया, जैसे PL 480 जो बीज आयात किया गया, उसके साथ ये खरपतवार हमारे देश में और फैल गया। इसके साथ ही अगर हम देखें ये सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में फैला था। उसके बाद अगर अब वर्तमान की बात करें तो हमारे जो भारत देश है उसके सभी क्षेत्रों में इसका प्रकोप फैल चुका है। अगर वर्तमान में इसके फैलाव की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ जो हमारा हेक्टेयर क्षेत्रफल है उसमें इसका जो फैलाव है हो चुका है। अगर हम इसकी जैविकी और पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो ये एक डे न्यूट्रल, फोटो इंसेंसिटिव अर्थात ताप एवं जो प्रकाश है उसके असंवेदनशील होता है और इसमें सूखे के सहन करने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। इसके अलावा एक इसका जो गुण होता है वो इसके जो बीज हैं उसमें
डोरमेंसी नहीं होती। इसके बीज में डोरमेंसी न होने के कारण इसका जो फैलाव है बहुत ही तेजी से होता है। जैसे ही पौधों में इसके बीज पकते हैं और जैसे ही हमारी भूमि पर गिरते हैं तो तुरंत ही इनका वातावरण में जैसे ही उपयुक्त समय मिलता है अंकुरण होके नए इसके पौधे बनने लगते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी बीज की जो बनने की क्षमता की बात करें तो एक पौधे से लगभग 25,000 से लेके 50,000 बीज प्रति पौधा बन जाते हैं। अगर हम इसकी जो इसकी वार्षिक वृद्धि, मुख्य रूप से इसको एक वर्षीय के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी जो प्रवृत्ति है वो 12 मासी की भी इसमें क्षमता होती है। अगर हम इसकी प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से जो सीड के द्वारा इसकी वंश की जो वृद्धि होती है सीड के द्वारा होती है, लेकिन इसमें ऐसी क्षमता होती है एक जड़ के द्वारा, गांठ के द्वारा, पत्ती के जो मध्य भाग है उसके द्वारा भी इसके नए पौधे बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये C3 तरह का मुख्य रूप से खरपतवार होता है, लेकिन इसमें ऐसी प्रवृत्ति होती है ये C4 की तरह भी व्यवहार करने लगता है। तो ये सारी इसकी जो बायोलॉजी है, इकोलॉजी, इसका ये इस तरह का होता है। पूर्वतन वक्ता डॉक्टर ऋषिराज ने पार्थेनियम खरपतवार के ओरिजिन कहाँ से आए, इनका कहाँ फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताए, इनका जो बहुत सारे नाम है इसके बारे में बताए, इसका बायोलॉजी, जैविक जो क्वालिटी है उसके बारे में बताए। मैं थोड़ा सा इनका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। और सबसे पहले बताओ जो पार्थेनियम क्यों इतना खतरनाक है, इतना हार्मफुल है, क्योंकि इसके अंदर 3 एल्कालॉइड्स होता है, एक पार्थेनिन है, एक कोरोनेपिलिन है, एक एम्ब्रोसिन है। पार्थेनिन से एलोपैथिक इफेक्ट होता है, उसके वजह से जो पार्थेनियम के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं इसके ऊपर ये हावी होता है। इसके अलावा पैराकुमारिक एसिड, एनिसिक एसिड, फेरुलिक एसिड, बहुत सारे एल्यूल केमिकल्स पार्थेनियम के अंदर होता है और ये सारे पौध में मिलता है। सबसे ज्यादा मिलता है पत्ती में, लीफ में मिलता है, और जड़ में जो रूट में ये एल्यूल केमिकल नहीं होता, बाकी सभी में, सीड, फूल, सभी में एक एल्यूल केमिकल होता है पार्थेनियम। और इसका जो प्रभाव है हमारा सोसाइटी में, हमारा एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रभाव, इंपॉर्टेंट प्रभाव है। सबसे पहले तो मैं बोला इकोलॉजिकल हैजार्ड जिसको कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। हमारा इंडिया में करीब 9,500 नेचुरल हार्ब मिलता है। पार्थेनियम ये नेचुरल हार्ब के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। ये नेचुरल हार्ब हमारा ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो नेचुरल वेजिटेशन है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, उसके लिए भी ये खतरनाक होता है, इसके लिए हार्मफुल होता है। इसके अलावा जो हम एफ्रोस्टेशन करते हैं, नए नए जो फॉरेस्ट बनाते हैं, फॉरेस्ट के लिए जो हम तैयार करते हैं, फॉरेस्ट एफ्रोस्टेशन प्रोग्राम लगाते हैं, चलाते हैं, उसमें शुरू में जो सैपलिंग लगाया जाता है जैसे यूकेलिप्टस, ल्यूसिना सुबाबुल, पॉपलास, ये सब का जो सैपलिंग लगाया जाए उसके लिए भी पार्थेनियम शुरू में इनके लिए खतरनाक होता है और इनका जो बढ़वार को, ग्रोथ को रोक देता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो हमारा इंसान और जानवर के लिए पार्थेनियम का प्रभाव है वो है एक कई तरह स्किन डिजीज और बहुत फैटल बीमारी भी करते हैं। सब इसमें जो है, एक है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, एक्जेमेटॉइड डर्माटाइटिस, सीवियर डर्माटाइटिस, राइनिटिस, हे फीवर, ब्रोंकाइटिस। और इसके कारण 2 है, एक है डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है और पार्थेनियम पोलन चार्ज्ड एनवायरनमेंट से होता है। जैसे हमारा जो इंसान पार्थेनियम के लिए एलर्जिक होता है और वो इंसान जहां पे पार्थेनियम का पॉपुलेशन खड़ा है उस जगह में ये आना जाना करे
और उसके साथ टच में रहे तो धीरे धीरे ये पार्थेनियम के लिए एलर्जिक बन जाता है और ये सारे सिम्टम ब्रोंकाइटिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस देखा जाता है। और एक जहां किसी एरिया में बहुत ज्यादा पार्थेनियम का पॉपुलेशन है और पार्थेनियम का पोलन है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, और वो जो पोलन से इंसान का एस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है और राइनाइटिस, हे फीवर भी होता है। और तीसरी जो प्रभाव है पार्थेनियम का हमारा खेतों में, फसलों में, करीब पाया गया जो एग्रीकल्चरल फसल है इसमें करीब 40 से 50% पैदावार का नुकसान कर सकता है पार्थेनियम। और जो चारा जातीय फसल, फॉडर और फोरेज क्रॉप में करीब 90% नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा पार्थेनियम एल्कालॉइड्स जो मिट्टी में गिरता है और मिट्टी में एक साथ जो हम मिलावट करते हैं पार्थेनियम का पौध का, उस समय उससे जो डिकम्पोजिशन से पार्थेनियम रिलीज होता है, इससे हमारा जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो है, जैसे राइजोबियम है, नाइट्रोजन फिक्सर है, एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, और जो बेनिफिशियल माइक्रोराइजा होता है, आर्बास्कुलर माइक्रोराइजल फंगाई होता है, ये सब के ऊपर पार्थेनियम का बहुत बड़ा हानिकारक प्रभाव है। और पार्थेनियम इतना इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए भारत में 2005 साल से 16 से 22 अगस्त इस हफ्ता में पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। हर साल ये मनाया जाता है। सारे इंसान, सोसाइटी के इस जागरूकता के बारे में प्रोग्राम किया जाता है। और इसका भारत में एक ही खरपतवार जिसके 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, 1997 में धारवाड़ में हुआ, 2005 में बेंगलोर में हुआ, और 2010 में IRI न्यू दिल्ली में इसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया गया और इसका नियंत्रण के लिए बहुत सारी तकनीक स्ट्रैटेजीज लिया गया। और इसका नियंत्रण के लिए प्रमुख दर से मैं ये बोलना चाहता हूँ, शुरू में पार्थेनियम को हमें नॉन क्रॉप सिचुएशन जैसे रोड साइड, फैलो लैंड, रेलवे ट्रैक्स और फेंस लाइन, जहाँ पे पार्थेनियम ग्रो करता है उसको हमें वहां से निकालना है, उसको वहीं पे नष्ट करना है। क्योंकि हम नॉन क्रॉप सिचुएशन में पार्थेनियम को नष्ट कर दे तो वो खेतों में आ नहीं पाएगा और खेतों के समस्या समाधान हो जाएगा। इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे, हमारा कम्युनिटी के सारे लोग मिलके, हम सब मिलके जो लोकेलिटी के अंदर जो पार्थेनियम ग्रो हो रहा है उसको हम उखाड़े और उसको उखाड़ के इकट्ठा करके उसको एक पीट बना के उसमें कंपोस्ट बनाने के लिए रख दे, उससे कंपोस्ट बन जाएगा, बाद में धीरे धीरे खाद बन जाएगा। एक हो सकता है। और आजकल जो आधुनिक तरफ से ड्रोन तकनीकी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन तकनीक से जो पार्थेनियम का कहाँ विस्तार है, किस एरिया में वो ग्रो कर रहा है, उसको हम जानकारी ले सकते हैं, उसका मैपिंग करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसको हम खरपतवार नाशी दवाई जैसे ग्लाइफोसेट, फेराक्वाट डाल के हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और एक है बायोलॉजिकल कंट्रोल में से, जैसे कुछ कीड़ा होता है, जैसे जाइगोर्गमा बाइकोलेटा मैक्सिकन बीटल कहते हैं और एपिब्रेमस टेनुआटा है। वो जो कीड़ा है पार्थेनियम का पत्ती से लेके फ्लावर, इसका बीज सब खाते हैं और इससे पार्थेनियम का नियंत्रण हो सकता है। और इसके बहुत ही प्रभाव रहा हमारा कर्नाटका, तमिलनाडु स्टेट में, और पार्थेनियम का निर्मूल करने के लिए ये दोनों कीड़ा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा कुछ पौध होता है जो पार्थेनियम को डिस्प्लेस करता है, जैसे कैसिया सेरेसिया, टेजेटिस मेनुटा, हिप्टिया सुआबुलेंस, बहुत सारे पौध है। इसको जैसे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कैसिया सेरेसिया। इसका सीड जहां पे पार्थेनियम ग्रो हो रहा है तो वहां पे हम इसका सीड को बिखर दे और ये जब उग जाएगा तो पार्थेनियम वहां से धीरे धीरे आपसे चल जाएगा। तो पार्थेनियम का
निर्मूल हो सकता है। और पार्थेनियम के लिए ये बहुत बड़ा एक बॉटनिकल एजेंट के रूप से काम करता है। हमें इसका सक्सेस कर्नाटका में, तमिलनाडु में पाया गया। और इसके अलावा जो हमारा जो खेतों में फसलों में और खेतों में पार्थेनियम हो, तो उसके लिए हम जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने मक्का में एट्राजिन इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा फसल में पेंडिमिथिलिन इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो प्रीमार्जेंस करते हैं, पोस्ट मार्जेंस हर्बिसाइड जो हम सिलेक्टिव हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं, इससे पार्थेनियम का कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए खेतों में अलग रूप से पार्थेनियम कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा हमें प्रावधान नहीं करना पड़ेगा। और ये पार्थेनियम का कंट्रोल का रहे, और पार्थेनियम का कंट्रोल दूसरी तरीका जो बोल रहा है, इसका जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट भी है, जितना हार्मफुल इफेक्ट हमने बोला उतना ही ये बेनिफिशियल भी है। इसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट को हम इस्तेमाल करके इसका नियंत्रण का प्रावधान करें तो बहुत ही समाज के लिए, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे पार्थेनियम जहाँ पे उग रहा है, पार्थेनियम के फूल और बीज आने से पहले जब रिसर्च स्टेज में रहता है, जैसे बहुत ज्यादा पत्ती होता है, उस समय पार्थेनियम को उखाड़ के हम इसको कंपोस्ट बनाएं तो इसमें नाइट्रोजन परसेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसको हम खाद के तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है जो पार्थेनियम को हम कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल करें उसमें बीज ना हो, क्योंकि बीज होगा तो फिर इसको डिकम्पोज करने के लिए टाइम लगता है। नहीं तो एक खाद फिर जब फसलों का खेतों में जाएगा तब वहां पे फिर इस वीड का मतलब ग्रोथ हो जाएगा, इसका जर्मिनेशन होगा। और दूसरा जो है पार्थेनियम के अंदर ये जो पार्थेनिन है, पार्थेनियम अंदर एंटी मलेरियल, एंटी कैंसरस और एमिबिसाइडल प्रॉपर्टी भी है, तो इसको हम मेडिसिन के रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका पार्थेनियम को एक्सट्रैक्ट करके। तीसरा जो है इसमें बायोपेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी है। ये जो पार्थेनिन है, जो जिस पार्थेनियम में पार्थेनिन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उस पार्थेनिन को जाइगोग्रामा बाइलकेलेटा जो मैक्सिकन बीटल बोला, वो भी उसको खाते नहीं, मतलब इतना एक मतलब हार्मफुल होता है पार्थेनिन। तो इसलिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट कीटनाशक हम बना सकते हैं पार्थेनिन से। और पार्थेनिन से खरपतवार नियंत्रण के लिए बायो हर्बिसाइड भी बना सकते हैं, जैसे पाया गया जैसे फेलारिस माइनर, एवेना फेटुआ, चिनोपोडियम एल्बम, एकाइनोकुला कोलोना, जैसे धान और गेहूं का फसल में सब खरपतवार आते हैं। और मोथा है, साइप्रस रूटंडास, इसके लिए भी ये जो पार्थेनिन का जो एक्सट्रैक्ट है, लीफ एक्सट्रैक्ट, ये बहुत ही लाभदायक है और ये इफेक्टिव रहा। इसके अलावा जो पार्थेनियम का जो ये बायोचार भी हम बना सकते हैं पार्थेनियम का लेके। और अंतिम में मैं ये बोलना चाहता हूँ, पार्थेनियम हमारे लिए, सोसाइटी के लिए एक हार्मफुल खरपतवार है, और इससे हमारा इंसान, जानवर सभी का बीमारी भी पैदा होता है। तो इसीलिए ये समाज से इसका निर्मूल होना चाहिए, और इसके लिए हमें एक नारा हम देना चाहते हैं सभी इंसान और हम सभी जैसे सोसाइटी के लोग सभी के लिए। जैसे हम हर दिन एक आदमी और एक इंसान 5 पार्थेनियम को उखाड़े और उखाड़ के इकट्ठा करके इसका मतलब नष्ट कर दे, तो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है, इससे हमारा पार्थेनियम हमारा सोसाइटी से, हमारा खेतों से, हमारा जो नॉन क्रॉप सिचुएशन से नष्ट हो सकता है। और हर आदमी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हर दिन 5-5 पार्थेनियम उखाड़े और समाज को पार्थेनियम से मुक्त करिए, भारत को पार्थेनियम से मुक्त करिए और पार्थेनियम मुक्त समाज बनाइए। नमस्कार। किसानों को पार्थेनियम के हानिकारक प्रभावों और इसके प्रबंधन से अवगत कराने के लिए संस्थान ने 16 से 22 अगस्त 2025 तक पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें संस्थान के अधिकारियों, वैज्ञानिकों और छात्रों ने भाग लिया। वैज्ञानिक टीम ने स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के साथ भी बातचीत की और
पार्थेनियम के एकीकृत प्रबंधन और उखाड़ने, जैविक नियंत्रण और खाद बनाने के माध्यम से इनके उन्मूलन पर भी प्रकाश डाला। आइए देखते हैं पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह की एक झलक। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। धान की खेती कर रहे कई किसानों ने धान में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में राइस लीफ रोलर कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु फिप्रोनिल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से शुभम कुमार जी ने पपीते के पत्तों के पीले पड़कर मूलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपाया रिंग स्पॉट वायरस का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु तुरंत ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। 7 दिन के अंतराल पर 3 बार जीवरस की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें, या प्लेनोफिक्स की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 12 दिन के अंतराल पर 3 बार 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तराखंड के किसानों ने माल्टा के पत्तों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सिट्रस लीफ माइनर कीट का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की 60 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से पुष्पराज सिंह जी ने धान की जड़ों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में एनेलिडा जो ओलिगोचिटा बर्ग का कीट है उसका प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR की करीब 7 किलोग्राम तथा फिप्रोनिल की 8 किलोग्राम मात्रा रेत के साथ मिश्रित कर खेत में फैला दें। प्रिय किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।